नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन। हिंदी निबंध, लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को एक मार्क्सवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। प्रगतिशील विचारक, मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के विचारों को समर्थक इन्हें माना जाता है। उनके जीवन के बारे में हम पहले जानेंगे। उनका जीवन जो है वो शुरू हुआ उन्नाव से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्चसानी में 1912 में उनका जन्म हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए और अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। फिर इन्होंने शोध कार्य पीएचडी किया। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक का भी कार्य इन्होंने किया। फिर वे आगरा आ गए। आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में भी इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर कीयम हिंदी संस्थान के निदेशक का पदभार इन्होंने संभाला। प्रगति लेखक संघ के महामंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 30 मई 2000 को इनका निधन दिल्ली में हो गया। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लेखनी से वाल्मीकि, कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन हुआ है। उन्होंने इन सारे महान कवियों के बारे में समीक्षात्मक पुस्तक और निबंध लिखे हैं। रामविलास शर्मा ने जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। निराला की साहित्य साधना पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ भारत सरकार द्वारा। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई। प्रस्तुत निबंध परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की इनकी एक पुस्तक का संपादित अंश है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के मूल्यांकन को प्रस्तुत करता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की समझ को विकसित करता है। आधुनिक और परंपरा का एक सामंजस्य होना चाहिए और उसका ज्ञान नई पीढ़ी को हो। इस निबंध में यही बात को बताया गया है। अब हम आएंगे पाठ पे। पाठ पढ़ने से पहले 2-3 बात हम लोग को जान लेना होगा। इसमें जो बार बार शब्द प्रयोग हुआ है, समाजवाद। तो समाजवाद क्या है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार फिर मैं भी बता दूं। समाजवाद था मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स जो विचारक थे उन्हीं की देन है समाजवाद। समाजवाद में उन्होंने बताया कि समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध करती है। समाज में जो भी संपत्ति है वो उस पर समाज का अधिकार हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। और पूंजीवाद में व्यक्ति विशेष का होता है। संपत्ति होती है, उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का अधिकार होता है। और वर्ग संघर्ष, ये भी एक शब्द इसमें बार बार आया है। तो वर्ग संघर्ष होता है सुविधा वाले वर्ग और सुविधाहीन वर्ग, मतलब मालिक और मजदूर के बीच जो संघर्ष होता है उसी को वर्ग संघर्ष के रूप में मार्क्सवाद ने व्याख्या दी है। अब पाठ पे आ जाए हम लोग। साहित्य की परंपरा का ज्ञान उन लोगों को जरूरी है जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन चाहते हैं वे अपने सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम देते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए जो महत्व इतिहास का है वही महत्व आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा का। इस तरह से साहित्य का मूल्यांकन करते हुए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, साहित्य रचना का आधार जो हो वो शोषित जनता के श्रम का आईना हो। साहित्य रचना शोषित जनता का आईना हो, शोषित जनता का प्रतिबिंब हो। दूसरा हो सकता है साहित्य श्रमिक के हितों
के लिए कहाँ तक उपयोगी है, इस बात पे साहित्य रचनाकार को ध्यान देना होगा कि श्रमिकों के लिए वो कहाँ तक उपयोगी है। पुराने समाज में वर्गों को वर्ग वर्ग जो समाज कई वर्गों में बटे थे, उसकी रेखा स्पष्ट नहीं थी। फिर भी संपत्तिशाली वर्ग और संपत्तिहीन वर्ग, दो वर्ग विशेष रूप से दिखाई देते थे। कारखानों में उत्पादन पूंजीवादी और समाजवादी दोनों करते थे। इसी तरह साहित्य हम हर स्तर पर संपत्तिशाली के हितों से बंधा नहीं होता था। साहित्य जो था वो कभी कभी कहीं कहीं संपत्तिहीन वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता था। मानव जीवन में सभी पक्षों से संबंध होता है। मानव जीवन का संबंध सभी पक्षों से होता है। आर्थिक जीवन के अलावा भी मानव जीवन के कई पक्ष और भावनाएं, जैसे भावना पक्ष, बोध पक्ष, ये पक्ष अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। लेखक ने कहा है कि आर्थिक पक्ष तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। कहते भी हैं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसलिए भावना पक्ष को भी यहाँ पर लेखक ने महत्व दिया है। समाज की तरह साहित्य भी निरंतर विकासशील रहती है। पूंजीवादी व्यवस्था एवं उद्योगों की स्थापना को श्रेष्ठ माना जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योगों की स्थापना, कल कारखानों की स्थापना और उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसको ही श्रेष्ठ माना गया है, उसी को ही विकास का प्रतीक माना गया है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि सामंतवादी समाज की अपेक्षा पूंजीवादी के कवि भी श्रेष्ठ हों। पूंजीवादी व्यवस्था को विश्व में अपनाया जा रहा है, उसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, किंतु ये जरूरी नहीं कि पूंजीवाद के ही कवि श्रेष्ठ हों और समाजवाद के कवि वो उनकी अपेक्षा कम हो। ऐसा नहीं है। लेखक के अनुसार यह भी संभव है कि कवि बिकाऊ हो। 19वीं सदी में देश विदेश के कवि अपने पुराने कवियों के पीछे पीछे चलते थे। जो उन्होंने परिपाटी रच दी, जो उन्होंने कर दिया, उसकी नकल करते थे या उन्होंने जो रास्ता दिखाया उन्हीं के पीछे चलते थे। यह अधम कोटि का उनका जो साहित्य होता था, जो अपने आगे वाले पूर्वज या अगली जो बुजुर्गों कवि थे उनकी जो नकल करते थे, तो इसको कवि ने अधम कोटि का काव्य कहा है। महान कवि और उन महान कवि जो होते हैं उनका अनुकरण नहीं हो सकता। कोई भी महान काव्य या कवि का अनुकरण नहीं कर सकता। दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी नहीं हो सकता। महान पुस्तक जो है उसका अनुवाद भी दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी नहीं हो सकता। अगर अनुवाद होता भी है तो उसकी जैसे कल्पना, कवि की कल्पना और सौंदर्य का ज्यों का त्यों नहीं रह पाता। कुछ न कुछ उसमें अंतर आ जाता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में भी एटम बम बना, रूस में भी एटम बम बना, कई देशों ने आणविक शक्तियाँ तैयार की, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों का उत्पादन फिर दोबारा इंग्लैंड में या दुनिया में नहीं हुआ। तो साहित्य को यहाँ पर लेखक ने महत्व दिया है। द्वंदात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, इसको भी आपको समझना होगा। द्वंदात्मक भौतिकवाद दो शब्दों के योग से बना है। इसमें द्वंदात्मक शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हुआ है। भौतिकवाद का अर्थ है सृष्टि के मूल तत्व को इंगित करना। भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को इंगित करता है। मार्क्सवाद के सभी सिद्धांत इसी पर आधारित हैं। कार्ल मार्क्स ने जो भी सिद्धांत दिए उनके सभी सिद्धांत इसी द्वंदात्मक भौतिकवाद पर आधारित हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है। मनुष्य परिस्थिति का दास होता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी जो आगे बढ़ निकलता है, आगे अपना रास्ता बना लेता है, ऐसे भी मनुष्य होते हैं और वही मनुष्य प्रतिभाशाली होते हैं। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंदात्मक होता है। गुलाम अमेरिका भी था, गुलाम एथेंस भी था, किंतु गुलाम एथेंस की सभ्यता ने विश्व इतिहास को, यूरोपीय सभ्यता को जो कुछ दिया और अपनी सभ्यता से जिसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया, उतना अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने भी
उसी तरह सामंतवाद सारी दुनिया में भी थी। सामंतवादी दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। भारत और ईरान का यहाँ पर महान कविता के दो महत्वपूर्ण स्थान के रूप में दिखाया गया है। पूंजीवाद का विकास यूरोप के सभी देश में हुआ, किंतु रैफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की ही देन है। ये महान विश्व प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो दा विंची, इनका जिक्र लेखक ने किया है। ये लोग इटली के थे। यहाँ लेखक ने असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार कला या साहित्य का दोष रहित होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है जिसमें कोई दोष नहीं होता। आगे लेखक कहते हैं कि आजकल जो व्यक्ति पूजा का विरोध करता है वही सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा करता है। आजकल कथनी करने वाले में अंतर रखने वाले कई लोग मिल जाएंगे, अधिकतर लोग वैसे ही हैं। लेखक ने कवि टेनिसन की एक कविता का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनियाँ की तरह हमें आज भी सुनाई देती हैं। उनकी काव्य ध्वनि हमें आज भी सुनाई देती है, जो हृदय को आनंद से विह्वल कर देती है। कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का जब कोई नाम लेवा पानी देवा न रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे वे पहले प्रकाश में जगमगा रहे थे, बल्कि और ज़्यादा प्रकाश उनमें बढ़ती जाएगी। इस प्रकार लेखक ने साहित्य और साहित्यकार के महत्व को यहाँ पे दर्शाया है। यूरोप की संस्कृति विकास में जो भूमिका यूनानियों की है वह किसी जाति की नहीं है। उनकी स्वाधीनता के लिए संघर्ष और को शैली और वायरन जैसे महान साहित्यकार ने परिश्रम से अपने साहित्य का विषय बनाया है। मानव समाज परिवर्तनशील है, पर अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए वो बराबर कोशिश करते रहता है। बंगाल विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में हुआ। जब भारत गुलाम था उस समय दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया, किंतु जब तक पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल भारत का अंश है, के लोग आपस में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग आपसी संस्कृति परंपरा का ज्ञान रखेंगे, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से कभी भी विभाजित नहीं होगी। अर्थात वो अपनी संस्कृति की एकता को बराबर महसूस करते रहेंगे दो देशों में रहने के बाद भी। देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। प्रत्येक देश में, लगभग हर देश में कई जाति भाषा, हमारे भारत में भी लोग रहते हैं, किंतु जब राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो सभी वे अपना राष्ट्रीय अस्मिता का सभी को ज्ञान हो जाता है। बहुत से लोग राष्ट्र के लिए या लगभग हर देशवासी अपने देश के लिए कार्य करने को जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जिस समय हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया, उस समय जार जो राजा को वहाँ कहा जाता था, जार और आम नागरिक के सोच में बहुत अंतर था। तोल्स्टॉय रूस में लोकप्रिय साहित्यकार के रूप में थे। उन्होंने रूसी जनता के अस्तित्व को सुदृढ़ और पुष्ट किया। वहाँ पर दोनों राजा और प्रजा में के विचारों में बहुत अंतर था। 1917 में रूस की क्रांति रूस में हुई और रूसी जातियों में बहुत परिवर्तन हुआ। उस क्रांति के दौरान बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ रूसी जनता में। भारत के बारे में लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत को निकाल दिया जाए तो इस देश की आंतरिक एकता ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संसार के किसी भी देश में सामाजिक विकास में ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं है जो वाल्मीकि और वेद व्यास के रामायण और महाभारत में है। हाँ, इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत और वेद व्यास का महाभारत और वाल्मीकि का रामायण हमारी भारतीय संस्कृति को और समाज को बहुत हद तक प्रभावित किया है।
लेखक कहते हैं कि समाजवाद हमारी आवश्यकता है क्योंकि पूंजीवाद में शक्ति का बहुत अपव्यय होता है। दुनिया के कई देश समाजवाद अपना रहे हैं और उसमें तीव्र गति से विकास भी उनका हो रहा है। समाज साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवाद में ही संभव है। हमारे देश में बहुत सी निरक्षर जनता पुराने साहित्य ज्ञान से वंचित है। जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो वाल्मीकि का रामायण संस्कृत में पढ़ेंगे, सुब्रमण्यम भारती की मूल रचना हिंदी भाषी भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी जो है प्रभाव जमाने की भाषा ना होकर ज्ञान प्राप्त करने की भाषा बन जाएगी। यूरोप के कई भाषाओं का साहित्य भी भारतीय जनता पढ़ेंगी और साहित्य का अध्ययन करेंगी तथा मानव संस्कृति के धारा में भारतीय साहित्य का योगदान भी, गौरवशाली योगदान भी भारतीय जनता करेंगी। साहित्य के और उसकी परंपरा को के महत्व को दर्शाता ये पाठ निबंध इनका। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वही लोग परंपरा का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? पुराने साहित्य में वर्ग हित कम ही दिखाई देते हैं क्योंकि साहित्य रचना संपत्तिशाली वर्ग के संरक्षण में हुआ। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन श्रमिकों के हितों के लिए उपयोग के आधार पर होना चाहिए। इसलिए लेखक ने साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक महत्वपूर्ण मानता है। तीसरा क्वेश्चन, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उनकी भावनाएं साहित्य में अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इस संबंध में लेखक की राय है कि आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है और जहां उसकी भावनाएं, विचार और इंद्रिय बोध महत्वपूर्ण होता है। चौथा क्वेश्चन, साहित्य में विकास प्रक्रिया की तरह संपन्न नहीं होती। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। समाज में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी कारखाने उत्पादन व्यापार को श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु जरूरी नहीं कि सामंतवादी समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ हों। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? लेखक का मानना है कि मानवीय चेतना आर्थिक संबंधों से प्रभावित होती है। यद्यपि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होता तो भी परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होती। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है, इसलिए साहित्य अथवा मानव चेतना स्वाधीन होता है। इस संबंध में लेखक ने दृष्टांत उदाहरण दिया है कि गुलाम अमेरिका भी था, गुलाम एथेंस भी था। एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया किंतु अमेरिका की सभ्यता ने उतना प्रभावित नहीं किया। छठा क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? तो उसका आंसर होगा, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका निर्णायक होती है। लेखक के अनुसार सबसे बड़ा खतरा मनुष्य की यह सोच है कि वह जो कर रहा है वही सही है, वह निर्दोष है। कला का निर्दोष होना भी एक तरह का दोष है, ऐसी कला निर्जीव होती है। सातवां क्वेश्चन, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी होते हैं, कैसे? राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। इस संबंध में लेखक ने अंग्रेज कवि टेनीसन द्वारा कवि वर्जिल पर लिखी कविता का उदाहरण दिया है। कविता में कवि कहते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाएंगे जैसे पहले जगमगा रहे थे। आठवां क्वेश्चन, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व है? सोवियत संघ पर हिटलर के आक्रमण के प्रसंग में लेखक ने जातीय अस्मिता का उल्लेख किया है और कहते हैं कि समाजवाद की स्थापना से ही जातीय अस्मिता क्षीण नहीं होती बल्कि पुष्ट होती है। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं? जातीय अस्मिता किसी विशेष जाति के मनुष्य के हृदय में आंतरिक एकता बनाए रखती है। राष्ट्रीय अस्मिता बहुजातीय होते हुए भी संकट के समय खंडित नहीं होती। हमारे देश में कई जाति के लोग रहते हैं
किंतु देश के लिए सभी समान रूप से तत्पर रहते हैं। 10वां क्वेश्चन, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत में रामायण और महाभारत का विशेष प्रभाव है जो बहुजातीय राष्ट्र की आंतरिक एकता को बांधे रखता है। 11वां क्वेश्चन, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? भारत में रामायण और महाभारत संस्कृति इतिहास की देन है। संस्कृति की आंतरिक एकता बहुजातीयता को एक सूत्र में बांधे रहती है जो इन्हीं पुस्तकों की देन है, रामायण और महाभारत की। 12 क्वेश्चन, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। लेखक के अनुसार समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है क्योंकि पूंजीवाद में शक्ति का अपव्यय होता है। देश में संसाधनों का उचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लेखक का ऐसा विचार है। समाजवाद अपनाकर कई राष्ट्रों ने अपना विकास तीव्र गति से किया है। 13वां क्वेश्चन, निबंध के समापन करते हुए लेखक कौन सा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। तो निबंध के अंत में लेखक यही स्वप्न देखता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की निरक्षर जनता साक्षर होगी। फिर वाल्मीकि, व्यास, सुब्रमण्यम भारती और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना उन्हीं की भाषा में पढ़ी जाएंगी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान अर्जन की भाषा होगी, न कि रौब जमाने की भाषा होगी। 14 क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन सा तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? मनुष्य का जीवन आर्थिक संबंधों पर आधारित होता है, फिर भी साहित्य की स्वाधीनता को नकारा नहीं जा सकता। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होने पर भी साहित्य और साहित्यकार अपनी अंतः चेतना से स्वाधीन होता है। लेखक ने तर्क दिया है कि अमेरिका भी गुलाम था और एथेंस भी गुलाम था, किंतु एथेंस ने अपनी सभ्यता, साहित्य और कला से यूरोप को जितना प्रभावित किया उतना अमेरिका ने नहीं किया। और 15 नंबर का क्वेश्चन, व्याख्या है यह, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो पहले हम वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली के परंपरा का मूल्यांकन पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। फिर उसका संदर्भ में सब लिखेंगे प्रसंग में। तो फिर उसका व्याख्या में लिखना है कि भारत जब गुलाम था तो आज़ादी मिली भारत को 1947 में, तब भारत का विभाजन हुआ, जिसमें बंगाल का जो पूर्वी भाग था वो भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और पंजाब का जो पश्चिमी भाग था वो भी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन बंगाल के विभाजन और पंजाब के विभाजन में अंतर ये है कि बंगाल के जो पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल की जनता है वो आज भी अपने आप को एक जगह रिश्ते नातों से जोड़ी हुई है, एक ही संस्कृति से, खान पान, बोलचाल और अपना वो से साहित्य से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन वो जो पंजाब का विभाजन है उस तरह का नहीं दिखता है। इसका एक और कारण है कि पाकिस्तान का भाग वाला पंजाब और भारत के भाग वाला पंजाब में एक बहुत कड़ी सीमा रेखा है, जहाँ से किसी तरह का उन लोगों का संपर्क नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं है दोनों में। इस वजह से भी दोनों में संस्कृति का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। लेकिन बांग्लादेश और भारत में ऐसा नहीं है, आपस में लोग का कम्युनिकेशन होता है, इसलिए वहाँ पर एक दूसरे को से लोग का संबंध बना हुआ है। यही दोनों अंतर है पंजाब के उसमें, पंजाब विभाजन में और भारत के बंगाल के विभाजन में। पठित पाठ के 10 अभिकारी शब्द चुनिए और उनका प्रयोग किया। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पर अभिकारी शब्द को, पहले अभिकारी शब्द समझ लीजिए। जिस शब्द में लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं, जैसे और, इसलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर 10 शब्द मैंने चुना है। पहला शब्द है बार बार, तुम बार बार गलती क्यों करते हो। दूसरा तथा, अमेरिका तथा भारत अच्छे मित्र हैं। निर्दोष, सीता निर्दोष थी। अद्वितीय, राम भी की भूमिका अद्वितीय रही है।
भारतीय संस्कृति में राम की भूमिका अद्वितीय रही है। आजकल आजकल बैंकों में बहुत भीड़ है। छोटे बड़े गर्मी में छोटे बड़े सभी परेशान हैं। पहले पहले बुजुर्गों का बड़ा सम्मान था। जब तक, ये सब अभिकारी शब्द हैं, तुम यहीं रहना जब तक वह आ नहीं जाता। प्रायः प्रायः वह शाम को फ़ोन करती है। और 10वां है धन्य, तुम धन्य हो राम। इस तरह से ये अभिकारी शब्द और उसका वाक्य में प्रयोग। निम्नलिखित पदों में विशेष्य का परिवर्तन कीजिए। तो इसे मैंने इसको इस तरह से बनाया है, विशेष्य का परिवर्तन करना है। विशेष्य का विशेष्य पहले हम समझ लें, विशेष्य किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता, विशेषण किसे कहते हैं, जो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो हमें यहाँ पर विशेष्य में परिवर्तन करना है। तो बुनियादी परिवर्तन, तो इसमें परिवर्तन हुआ विशेष्य, तो इसमें हम कर देंगे बुनियादी अंतर। मूर्त ज्ञान, मूर्त बुद्धि, अभ्युदयशील वर्ग, अभ्युदयशील समूह। समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी ढांचा। श्रमिक जनता, श्रमिक लोग। प्रगतिशील आलोचना, प्रगतिशील समीक्षा। अद्वितीय भूमिका, अद्वितीय चरित्र। राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक ईमानदारी। इस तरह से विशेष्य का हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया है। फिर पाठ से संज्ञा के भेदों के 4-4 उदाहरण चुने। आप लोग उस पूरे पाठ को पढ़ के 4-4 उदाहरण चुन लीजिए। और चौथा है निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताते हुए उनको वाक्य में प्रयोग करें। तो सर्वनाम के प्रकार यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। पुरुषवाचक मैं, हमारे, हम, वह, वे। प्रश्नवाचक कौन। निश्चयवाचक यह वह। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। संबंधवाचक जो, जैसा, वैसा। इसको आप लोग 1-2 बार ध्यान से देखिए। A to Z सारा क्वेश्चन ग्रामर सब इसमें कर दिया गया है। लेखक परिचय 4 भागों में इसको वीडियो को मैंने किया है। पहले लेखक परिचय, उसके बाद पाठ समीक्षा, जो है जो भी पाठ है, निबंध है, उसको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, और फिर जो इसमें व्याकरण है उसको भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। इसको 2 बार देखिए और उसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।